हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शुभम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आई होप मेरे सारे दोस्त काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तैयारियों में लगे रहिए, मन लगा के लगिए, शांति से काम करना है, कंसिस्टेंसली काम करना है। कहने का मतलब ये है कि कई तरह के तरीके होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि एक होता है कि थोड़ा सा गिव अप कर देना। नहीं, दो आपको साल भर में होता नहीं होता, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलें। किसी भी चीज़ों को छोड़े मत, किसी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पीछे ना छोड़ दे, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई ना ले लें। अपना एक बैलेंस बना के रखें, अपनी कमियों को पहचानें। वक्त लगता है इसमें। चलिए, आपने थंबनेल देखा होगा, आपको पता चला होगा कि आपके मेंस के रिकॉर्डिंग में टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो जी हाँ, आज अब हम करने वाले हैं कुछ 30+ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे, जिसमें आपको आंसर्स करने हैं। और ये आपके एसएससी मेंस को ध्यान में रख के वीडियोस बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का कलेक्शन ऐसे ही किया गया है। यहाँ पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आज मिलेंगे, और ये जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैक्रो और शेयर बाजार पूरी तरह से फिनिश हो गया है। थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बाकी है, जो कि अगले कुछ वीडियोज़ में वो भी फिनिश हो जाएंगे। लेकिन आज के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से पूरे बिखरे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, पिछले कल के क्वेश्चन प्रैक्टिस के से थोड़े से और अलग मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है और देखना है कि आपका आंसर मैच करता है। नहीं तो आपको वीडियो पॉज कर लेना है, वीडियो पॉज करके आंसर देना है, और ईमानदारी से, ईमानदारी अपने साथ दिखाएंगे तो चीज़ें बेहतरीन होंगी। हमेशा ईमानदारी खुद के साथ दिखाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो आप अपने आप से ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि हमसे बेस्ट हमारा इवेल्युएशन कोई कर ही नहीं सकता है यार। मतलब कहते हैं ना कि वो कोई शायरी कहते नहीं है, आदमी कहते ना कि आईने के सामने खुद को अकेला पाया और एनालिसिस किया, तो फिर हम तो इसी तरह की कई सारी शायरी याद नहीं रहती है। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डोमिनेटेड बाय ओनली स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। ऐसी मार्केट, ऐसी बाजार जहाँ पे कुछ ही फर्म्स, केवल कुछ ही कंपनीज या कुछ ही फर्म्स पूरी मार्केट को कवर करती हैं। क्या करती हैं? होल मार्केट कवर करती हैं, कंट्रोल करती हैं। इसको आप क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं। परफेक्ट कंपटीशन होगा, अगर जहाँ पे कुछ ही फर्म्स हैं वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि परफेक्ट कंपटीशन होगा। सेकंड, मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है एकात्मक। आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, एकात्मकवाद। एकात्मकवाद का मतलब हो गया कि जहाँ पे केवल सिंगल कंपनी हो। क्या हो? एक सिंगल कंपनी ही सारा का सारा एरिया होल्ड करती हो, नो अदर इज। ओलिगोपोली का मतलब आपको हिंदी में समझ लीजिए जहाँ पे 2 से 3 कंपनियाँ, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो भाई बात ही खत्म ना। तो अब बताइए यहाँ से आपको क्या लगता है, परफेक्ट कंपटीशन 2-3 कंपनी के बीच में होगा? कभी नहीं होगा। क्या मोनोपोली में पॉसिबल है? नहीं है। एकात्मकता पॉसिबल ही नहीं है। क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा? जब मोनोपोली है तो कंपटीशन कैसा भाई? मोनोपोली बनने के लिए कंपटीशन हो सकता है। तो क्या आंसर आएगा? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली याद रखिएगा, जब कुछ कंपनियां, जैसे हमारे यहाँ अगर हम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या टेलीकॉम के क्षेत्र में आप बात कीजिए कि कम्युनिकेशन में, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में आइए। टेलीकॉम इंडस्ट्री में 2 ही 3 बड़े प्लेयर हैं। आप कहेंगे सर जियो है, एयरटेल है, थोड़ा बहुत वोडाफोन है, और कहीं कहीं और भी कुछ चल जाते हो तो वो अलग बात है। तो कुल मिला जुला के 2-3 ही कंपनियां हैं जो लगभग में हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करती हैं। ये जो डिसाइड करती हैं वही हमें करना पड़ता है, इन्हीं की पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ती है। सबसे बड़े प्रोवाइडर आजकल यही हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर बेसिकली यहाँ पे ओलिगोपोली है, ठीक है। तो ओलिगोपोली आपको समझ में आ गया होगा। सोचिएगा, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाई। ये देखिए बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते हैं कि जो नेशनल इनकम है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, उसकी गणना कौन करता है? उसकी गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? नेशनल इनकम को काउंटिंग का जो प्रोसेस है कौन करता है? अब देखिए, आपको वैसे तो गवर्नमेंट बजट फिजिकल पॉलिसी पढ़ाया गया, तो फिजिकल पॉलिसी तो सरकार का काम है, सरकार उसमें नेशनल इनकम की गणना नहीं करती, ये तय है। सरकार वहाँ पे अपने खर्चे और इनकम को देखती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, एनपीसी, नेशनल इनकम कमेटी या सीएसओ। आपको पता है कि सीएसओ और एनएसओ, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ है, सॉरी, ठीक है।
ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके बारे में मैंने बताया था कि ये डेटा किसको प्रोवाइड करती है, ये डेटा प्रोवाइड करती है नीति आयोग को। नीति आयोग को किसके रिगार्डिंग मैंने बताया था डेटा प्रोवाइड करती है, तो पोवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। ये मैंने पोवर्टी में पढ़ाया था आपको, टाइप्स ऑफ पोवर्टी में पोवर्टी लाइन में पढ़ाया था। तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डाटा कलेक्ट करके, इसी के पास सारा डाटा आता है और यही कलेक्ट करके क्या करती है, नेशनल इनकम की काउंटिंग करती है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। जी हाँ, तो हमेशा याद रखें कि यहाँ पे कोई भी नेशनल इनकम कमेटी जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो होगा, यहाँ पे आपका आंसर CSO होगा। कई बच्चों ने नेशनल इनकम कमेटी सुन के आंसर कर दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डाटा यहीं से कलेक्ट होता है। ये डाटा कलेक्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है वित्त मंत्रालय के, ठीक है। A situation in an economy in which price level of a few goods increase in a faster rate, किसी भी इकोनॉमी में जब कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़े, केवल कुछ वस्तुओं के प्राइस में वृद्धि हो, कुछ वस्तुओं के प्राइस में क्या हो, काफ़ी तेजी से वृद्धि हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, उस तरह की इकोनॉमी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन है, स्क्यूफ्लेशन है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। पहले तो डिफ्लेशन तो होने से रहा, अगर मूल्य बढ़ रहे हैं तो डिफ्लेशन होने से रहा। बचते हैं 3 ऑप्शन। स्टैगफ्लेशन इतनी बार आ चुका है कि आपको पता चल गया होगा कि इसमें केवल प्राइस बढ़ते हैं, ग्रोथ रेट क्या होती है, ग्रोथ रेट होती है लोअर, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो हाई होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हाई होता है। तो इस आप कहेंगे स्टैगफ्लेशन भी नहीं है, स्टैगफ्लेशन को इतनी बार पढ़ लिया है कि स्टैगफ्लेशन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। बचता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में जब सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं एक लिमिट से, लेकिन स्क्यूफ्लेशन कुछ फ्यू गुड्स से ही रिलेटेड होता है। तो आप कहिए कि यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ए क्या है, बी क्या है। ये तीनों क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। हमको इकोनॉमिक्स में एक याद रखना है कि मीन्स में कुछ भी आया अगर इकोनॉमिक्स से, वो 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, क्या वेटेज लेके आता वो मैटर नहीं करता, हम छोड़ेंगे नहीं, धुन देंगे क्वेश्चन को, हमें हर पोर्शन को। और इकोनॉमिक्स आप मेरे साथ तैयार कीजिए, मैक्सिमम 15 वीडियोस से 16 वीडियोस में आपकी इकोनॉमिक्स का एक 80% का सिलेबस कवर हो चुका है। और मैं गारंटी देता हूँ उसमें से ये चौथा प्रैक्टिस सेट है आपका। याद हम चौथा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। अब क्या कीजिए, उन प्रैक्टिस सेट्स को एक बार देख लीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो बस प्रैक्टिस सेट्स को वाले वीडियोज़ के थ्रू चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा, गो थ्रू दैट, आपको आसानी से हो जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस हेडक्वार्टर इन विच सिटी। देखिए इसको सीधे जान लेना है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड या जेनेवा स्विट्जरलैंड या लंदन यूके और नन ऑफ दिस। तो देखिए पहले इन दोनों को कट कर दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन होगा तो याद रखिएगा, आपने सुना होगा जेनेवा हब है हेडक्वार्टर्स का, जेनेवा हेडक्वार्टर्स का हब है। आपको जानना है कितने हेडक्वार्टर्स का हब है, ये देखिए, ये पूरी की पूरी चीज़ें जेनेवा के बारे में है, ध्यान से देखिए। जेनेवा में 180 परमानेंट मिशन, ओवर 400 NGO हैं और मोर देन 40 ऑफिस है। मतलब जेनेवा को जैसे स्ट्रक्चर्ड किया गया है ऑफिस के लिए ही, वो सिटी जैसे आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से ट्रेड वगैरह से लेके इसको वैसा बना दिया गया कि ये हब रही है। क्यों रही है, देखिए अभी देखिए यूनाइटेड नेशन के WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस वहीं है, याद कर लीजिए जेनेवा में कितना है क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है। तो एक साथ सारी को नोट डाउन कर लीजिए। WHO, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी कहाँ पे है, वहीं पे है। इसके अलावा आप क्या कहेंगे, इसके अलावा आप कहेंगे सर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी भी यही है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भाई आप सभी को पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इन सबको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं स्टैटिक में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, लेकिन यूनेस्को पेरिस में है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको एकदम पता चले। यूनेस्को इज़ इन पेरिस, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे यूनेस्को को मैंने पेरिस में दिया, इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको इसमें मत मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। वहीं UNHCR का भी कहाँ पे है, जेनेवा में है। क्यों जेनेवा में है, इसका मतलब क्या होता है, ये रिफ्यूजीज़ के लिए होता है
कि जो रिफ्यूजीज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यार मोर देन 40 ऑफिस, इसलिए ये यूनाइटेड नेशन का इंपॉर्टेंट शहर माना जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट शहर माना जाएगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो मिशंस हैं, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज हैं, एनजीओ हैं, ये जो पूरे लाइफ टाइम चलती हैं, ये इसके ऑफिस कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आज की बात है जिनेवा स्विट्जरलैंड से कोई भी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा WHO। ITU भाई, ITU का क्या है? टेली कम्युनिकेशन। क्या है? टेली कम्युनिकेशन। ओके, तो टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो है, टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन, ये भी कहाँ पे है? जेनेवा में है। तो मैंने कितने बता दिए आपको? एक WHO, दूसरा ILO, तीसरा रेड क्रॉस, चौथा WTO, पांचवा टेली कम्युनिकेशन ITU और 6 UNHRC। 6 ऑफिस तो यहीं पे जो यूनाइटेड नेशन के अंदर आते हैं, या उससे मतलब सारे के सारे इसमें से यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं, कुछ उसके बाहर के भी आते हैं, लेकिन यूनेस्को देख लो, WHO देख लो, ILO देख लो, ये सारे क्या आते हैं अपने आप में उसी के अंदर आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑफिस सर क्या है यहाँ पे किसके अंदर हैं? जेनेवा में है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जेनेवा के रिगार्डिंग, और ये पूछे जाते हैं टाइम टाइम पे। तो आपको अब आज के बाद से जेनेवा से रिलेटेड चीज़ों में डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसको आराम से लिख लीजिए। ठीक है, हम पिछली स्लाइड पे आते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हो गया जेनेवा स्विट्जरलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टडीड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए भाई, मैक्रो और माइक्रो का फर्क मैंने पहले ही लेक्चर में समझाया है। मैक्रो और माइक्रो का फर्क, माइक्रो का मतलब मैंने बताया था, ये देखिए क्या है, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है और ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। ये क्या है? टॉप टू बॉटम अप्रोच पे आती है और ये आती है बॉटम टू टॉप अप्रोच पे, राइट। तो जब आप बॉटम से टॉप अप्रोच पे जाते हैं तो सवाल ये है, माइक्रो बॉटम में क्या होता है? इंडिविजुअल, क्या होता है? इंडिविजुअल की इनकम हो, इंडिविजुअल मार्केट हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में देखी जाती है। वहीं मैक्रो का मतलब होता है, जैसे आपने कहा नेशनल इनकम, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, शेयर बाज़ार, ये सारी मैक्रो में आ जाती हैं। तो बताइए, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री यहाँ पे मैं लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन इस तरह से है। तो ये सारे क्या है? इंडिविजुअल हैं। जब इंडिविजुअल है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों किसके पार्ट हो जाएंगे? ये तीनों के तीनों माइक्रो के पार्ट हो जाएंगे, माइक्रो के पार्ट। तो मैक्रो के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जब आप पढ़ते हैं ओवरऑल, तो वो किसका पार्ट हो जाता है? वो आपका पार्ट हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चीज़ें आपकी क्लियर हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड इकॉनमी मीन्स, सोचिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आई थिंक आप आंसर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, आप एक बार कोशिश कीजिए, चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आपको पता चल जाएगा मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री, एंड प्रमोटिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों को प्रमोट किया जाता है। इंडिया के बारे में आपको बताना कि इंडियन इकॉनमी कैसी इकॉनमी है? मिक्स्ड इकॉनमी है। तो आप इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया को मिक्स्ड इकॉनमी क्यों कहते हैं, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, आपको पढ़ाया गया है। जी हाँ, आपका आंसर सही निकला, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे सरकारी और निजी दोनों संस्थान हो, भाई हिंदी में समझ लीजिए आप, जहाँ पे सरकारी और निजी दोनों कंपनियों का अस्तित्व होता है, वहीं पे हम कहते हैं कि ये कैसी इकॉनमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसे आप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, चलिए ठीक है, ये बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझ लिया, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर हो गई होंगी। आगे बढ़ें और समझते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? सवाल ये है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब सवाल आपके सामने है और इसके जवाब भी आपके सामने हैं, आपको सही जवाब चुनना है और ये बड़ा आसान काम है। आपके ऑप्शंस पढ़िए, बार देखिए हमेशा ऑप्शंस को पढ़िए, और कभी कभी आंसर ना क्लियर हो तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे नो प्रोविजन फॉर पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे कोई भी पब्लिक सेक्टर ना हो, गवर्नमेंट का सेक्टर ही ना हो, कोई गवर्नमेंट कंपनी ना हो, या गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं इंटरफेयर ना हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कर दीजिए। ये पॉसिबल है, नो प्रोविजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हाँ ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में पॉसिबल है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है। हालांकि कोई भी इकोनॉमी आजकल
कंप्लीट सोशलिस्ट रही नहीं है, लेकिन मोटी मोटा आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस ना हो ऐसी इकोनॉमी होती है, लेकिन इसको आप क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं सोशलिस्ट कहते हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी आप नहीं कह सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है इकोनॉमिक पॉलिसी नॉट वेल डिफाइंड, किसी की इकोनॉमिक पॉलिसी वेल डिफाइंड ना हो तो कोई बात नहीं, बट उस देश की इकोनॉमी तो चलेगी, व्यापार तो होगा, डिफाइन ना कर पाए वो अलग बात है, बट व्यापार तो नहीं रुक रहा ना। हम कहेंगे सर ये भी गलत ऑप्शन हो गया। अ कंट्री हैविंग नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सीधी बात है, जहाँ पे आप आयात और निर्यात ना करते हो, आयात और निर्यात बंद हो ना, बाहर से मतलब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हो कि जो है उसी में काम चलाएंगे, आयात और निर्यात से दूरी है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब आज से जान लीजिएगा कि जहाँ पे व्यापार लेन देन ना हो, किसी दूसरे देश से कोई भी आदान प्रदान ना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो, वहाँ पे इश्यूज आते हैं। विच ऑफ देम इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, आप कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, लोन देने का काम। मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का मतलब आप सभी को पता है कि जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिवेन्यू से कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा हो, जब आपका क्या हो, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बाहर से लिए गए कर्जों को छोड़ के। तो अब सवाल ध्यान से देखिए कि जब आप बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट की, फिर तीसरा है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार है भाई, विदेशी मुद्रा की बात की जाए तो क्या विदेशी मुद्रा का कंट्रोल, या बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के खाते संभालने वाली, जो सरकारी खाता संभालती हो, सरकार के अकाउंट्स को जो मैनेज करता हो। तो आप कहोगे सर इन सभी में एक चीज़ तो हमने देखी, किसी का अकाउंट मैनेज करना बैंकिंग का काम होता है, सरकार की बैंकर तो आरबीआई कही जाती है, तो ये तो उसका काम है, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। क्रेडिट का रेगुलेशन मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देना, आप कहेंगे कि कॉमर्शियल बैंक को लोन कौन देती है, आरबीआई देती है, तो ये तो वो काम करती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा पे केवल और केवल आरबीआई के अंडर में कंट्रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिजिकल डेफिसिट, ये भाई फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति है, क्या है, राजकोषीय नीति, या आप गवर्नमेंट बजट कह सकते हैं। और राजकोषीय नीति कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय, कौन बनाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को आप हिंदी में कहते हैं वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग बनाता है, इकोनॉमिक अफेयर, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग मैनेज करता है इस पार्ट को, बजट के पार्ट को, तो इकोनॉमिक अफेयर्स वाला जो विभाग है वो इसको मैनेज करता है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। देखिए मैं आपको सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट की जगह जगह हमें ना सभी ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह ऐसे लैंग्वेज को उलझा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट में कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज हुए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप रॉन्ग आंसर करके आएंगे, ये हमें नहीं करना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन लोकेटेड, अभी मैंने बताया ना, इंटरनेशनल ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन लोकेटेड, ये बहुत सिंपल सी बात है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, बीजिंग चाइना में नहीं, रोम इटली में नहीं, काठमांडू नेपाल में नहीं, अंडरस्टैंड, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अब आपको लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि रोम इटली में कौन कौन से हैं, अगर आपको ये जानना है तो कोशिश कीजिए कि वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। कोई आइडिया आप ज़रा लिख के बताएं मुझे कि इटली में कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इटली में FAO है, फूड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे है, इटली में है, ये याद रखिएगा, फूड वाला जो है वो कहाँ पे है, इटली में है। इसके अलावा आपको क्या लगता है, बीजिंग चाइना में या नेपाल में भी कोई हेडक्वार्टर है, सोच के देखिए, क्या काठमांडू भी किसी चीज़ का हेडक्वार्टर है, कोई बताएगा काठमांडू में क्या है, और बीजिंग चाइना में कुछ है, चलिए काठमांडू का नहीं पता, तो बीजिंग चाइना पे कुछ है,
एनी आइडिया? चलिए ठीक है, आप आराम से पता कीजिएगा, कोई बात नहीं। नेपाल में याद रखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन है, पूछा गया है कई बार। साउथ एशियन एसोसिएशन का कार्यालय नेपाल में है। ये कहाँ पे है? नेपाल, काठमांडू में है। ठीक है। अच्छा, ये एग्रीकल्चर का भी IFA भी है, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो भी कार्यालय इटली में है एग्रीकल्चर का, क्योंकि एग्रीकल्चर में ठीक ठाक आ गया है इटली, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग भी जो कार्यालय आएगा वो इटली में आएगा। ठीक है, तो यहीं पे एग्रीकल्चर भी लिख लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फूड से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, याद रख लीजिए फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा तो रोम इटली आंसर कर दीजिएगा। हालांकि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। यहाँ से आप देखिए इस स्लाइड में आपने काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स कवर किए हैं, तो इनको अच्छे से लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम में। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ गया तो आपको आसानी से आंसर हो जाना चाहिए। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, किस एक्ट के अंदर भाई? तो आपको ईयर बताने हैं, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें ज़्यादा समय मत लीजिएगा, 10 सेकंड के अंदर आप कह सकते हैं कि RBI का एक्ट क्या है? RBI एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934। नेशनलाइज कब हुआ RBI? 1949 में नेशनलाइज हुआ। इसके शेड्यूल 2 में सारे के सारे शेड्यूल 2 में ही सारे के सारे शेड्यूल बैंक्स आते हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स आप कहते हो, ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक किस में आते हैं? RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में आते हैं। ठीक है, 1935 1 अप्रैल से काम करना स्टार्ट करती है RBI। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री RBI की मैंने पढ़ाई है, वहाँ से आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच मेजर इज अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करना है तो आप क्या इसमें से कदम उठाएंगे? अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब गुड क्वेश्चन है तो आपके पास थोड़ा सा दिमाग और कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर कंसेप्चुअल इशू है तो आप यहाँ पे गलती करने की 100% पॉसिबिलिटी है। पहली बात याद रखिए कि इन्फ्लेशन को कम करना है, मतलब इन्फ्लेशन अभी है क्या? टॉप पे है, और आपको उसको कम करना है, तो क्या ऐसे मेजर्स करेंगे कि आपका इन्फ्लेशन कम हो जाए? अब मुझे देखिए ऑप्शंस के थ्रू चलना है। कह रहा है रिडक्शन इन द रेपो रेट, कि रेपो रेट घटा दें। आपको पता है कि रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है, रेपो रेट जिस पे RBI लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए, 90 दिन के लिए शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, 90 डेज मैक्सिमम वाले, टू कॉमर्शियल बैंक। अब अगर आपने RBI की फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी वाला वीडियो देखा है तो आपको ये तय हो गया कि अगर RBI ने रिडक्शन किया रेपो रेट में, क्या किया? रिडक्शन किया रेपो रेट में, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, मतलब पैसे का फ्लो ज़्यादा है। क्या है? पैसे का फ्लो ज़्यादा है। तो याद रखिए मैंने पढ़ाया था RBI की पॉलिसी में कि जब कभी भी इन्फ्लेशन हो, क्या हो? इन्फ्लेशन हो, तो सारे रेट्स बढ़ाए जाते हैं। सारे रेट्स क्या किए जाते हैं? बढ़ाए जाते हैं। इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन ऑल द रेट्स आर इंक्रीज, इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन ऑल द रेट्स आर इंक्रीज्ड। तो बताइए आप क्या कर सकते हैं? जब इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना होता है तो सारे रेट को इंक्रीज करना होता है। भाई अगर ये घटा देगी तो कॉमर्शियल बैंक और ज़्यादा लोन लेने लगेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो इन्फ्लेशन को बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ रिडक्शन लिखा है, अब बैंक रेट वही RBI लोन देती है, थोड़े से लॉन्ग टर्म पे देती है, लॉन्ग टर्म पे जब देती है तो उसे बैंक रेट कह देते हैं। तो किसी भी तरह का रेट का रिडक्शन कहीं से भी इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में सपोर्ट नहीं करता है। अगर जब भी इन्फ्लेशन रिड्यूस करना है तो रेट्स को बढ़ाइए, ठीक है, और डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो रेट्स को घटाइए। तो यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन है, तो दोनों ऑप्शन गलत। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, कट इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसी को आप एक्सपेंडिचर कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में कमी लाए
या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, अपने खर्चे बढ़ा दे। सोचिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ता है, गवर्नमेंट जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगी, ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस करेगी, तो इससे जॉब क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी तो लोगों को सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो मार्केट में पैसा और ज़्यादा आएगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। तो क्या लगता है, तो क्या मार्केट में जब पैसा ज़्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन की रेट तो बढ़ेगी ना। तो इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चों में कमी करेगी या बढ़ाएगी। अब आप सोचिए, तो देखिए फेयर आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया कि वो अपने खर्चों में कमी करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट ऑप्शन कि यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए, अपने खर्चे में कमी करनी चाहिए। अगर अपने खर्चे में कमी नहीं करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द इज अ ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। भाई ट्रेड से रिलेटेड रूल्स कौन बनाता है, वर्ल्ड बैंक, पॉसिबल ही नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पॉसिबल ही नहीं है। फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पॉसिबल ही नहीं है। भाई सबको पता है WTO, याद रखिएगा WTO का पुराना नाम गार्ड था। क्या था, गार्ड था, ओल्ड नेम पूछा गया है कई बार, इसका ओल्ड नेम क्या था, तो इसका ओल्ड नेम गॉड था, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और यहाँ से आपका आंसर भी हो गया WTO। आई थिंक अभी तक के क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं है, हर एक ऑप्शंस को बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है और सारे डेटा जो आपको एक्सप्लेनेशन के ड्यूरेशन में बताया जा रहा है आप उन्हें लिख लें। चलिए आते हैं फटाफट, अपने कुछ 7-8 क्वेश्चन और बाकी हैं। वो पॉइंट्स RBI गवर्नर, देखो यार इसमें क्या है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट या देखो यार कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे होता है। लेकिन आई थिंक अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी के अकॉर्डिंग सारे तरह के अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होंगे, प्रेसिडेंट के थ्रू होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो कह रहा है लेसिस फेयर इकोनॉमी इज द अनदर नेम फॉर। तो देखिए लेसिस फेयर इकोनॉमी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल, ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो या बहुत ही कम इंटरफेयर हो, बहुत ही कम दखल देती हो। तो आप सभी को बताइए कि किस टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट की दखलंदाजी कम है। जैसे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है तो इंडिया में अच्छी खासी दखलंदाजी है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ठीक ठाक जगहों पे। ट्रेडिशनल इकोनॉमी जैसा कोई पॉसिबल नहीं, कमांड इकोनॉमी जैसा पॉसिबल नहीं। आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसे निजीकरण की इकोनॉमी कहते हैं और यहाँ पे स्वामित्व लोगों के हाथ में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज लोकेटेड। किन सिटीज़ में RBI के लोकल हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है, मैं आपको बता देता हूँ। याद लीजिए जितनी भी सबसे पहले मेट्रो सिटी बनी थी, ऐसे याद रखिएगा, जितनी भी मेट्रो सिटी सबसे पहले बनी थी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली, ये चारों सिटीज़ में RBI की लोकल हेडक्वार्टर हैं। मेन हेडक्वार्टर तो मुंबई में है लेकिन लोकल हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी कोई दिक्कत हो। रेलवे बजट को किस साल यूनियन बजट में मिक्स किया गया। तो देखिए ये काम तो बीजेपी के राज्य में ही किया गया। तो पहला उनका जो एरा था वो था 2017 से 2018 तक। पहले क्या होता था, रेलवे बजट और जो यूनियन बजट है वो सेपरेट आता था, ये दोनों क्या आता था, सेपरेट आता था। हालांकि ये है यूनियन का ही पार्ट। 2017 में GST के साथ ये भी एक चीज़ है जो ऐड कर दी गई और दोनों को कर दिया गया मिक्स। अब रेलवे बजट हमारे नॉर्मल यूनियन बजट के साथ आता है। 17 द एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। मतलब आप जिसे कहते हो GDP जो होती है ना, GDP मैंने आपको पढ़ाई है। इसके 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन करने के। तो ये पूछ रहा है कि एक तो होता है आपका इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। 2 मेथड तो बता दिया, पूछ रहा है कि तीसरा मेथड क्या होता है। तो अब तीनों मेथड को तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन याद रखिए प्रोडक्शन मेथड होता है। क्या होता है, प्रोडक्शन मेथड होता है। तो प्रोडक्शन मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड से इसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द RBI गवर्नर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें सीधे नाम याद रख लीजिए, जेम्स ट्रेलर। जेम्स ट्रेलर जी जब इंडिया 1949 में आज़ाद हुआ उस टाइम पे ये RBI गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद CD देशमुख जी हुए हों वो अलग चीज़ है।
लेकिन उस टाइम पे थे। अब इसमें भी पूछा जाता है कि इन आफ्टर इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जानते हैं कि इंडिपेंडेंस 1947 में मिली, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया 1949 तक, कई चीज़ों का कंट्रोल कहीं ना कहीं ब्रिटिश ऑफिसर के साथ, ब्रिटिश के पास था। जैसे आर्मी का कंट्रोल, आर्मी या सेना की कंट्रोल जो पाकिस्तान के हिस्से में गया, वो पाकिस्तान का एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना, एक इंडियन का गवर्नर जनरल बना, जो भी था मतलब हेड था आर्मी का, और वो उन आर्मी को डील करता था। तो ये थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि पूरी पावर्स हैंड ओवर करने में टाइम लगता है, धीरे धीरे पावर्स को हैंड ओवर किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल बॉडी ऑथराइज्ड टू इशू बैंक नोट इन इंडिया? इंडिया में भाई ऐसी कौन सी बॉडी है जिसको नोट ऑथराइज करने का हक है? तो सोचना ही नहीं है, ये कोई भी बैंक आरबीआई के अलावा है ही नहीं। आप सभी को पता है बचपन से कि आरबीआई के अलावा और कोई नहीं। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपको ग्रॉस नेशनल इनकम तो पढ़ाई है मैंने, जीएनपी तो मैंने पढ़ाई है, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम नहीं पढ़ाई है। मैंने जीएनपी पढ़ाई है, इसमें डिस्पोजल इनकम नहीं पढ़ाई है। तो मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब मैं किसी वीडियो में डिस्पोजल इनकम को पढ़ाऊँगा तब इसको बताऊँगा। हालांकि यहाँ पे आंसर आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपने पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करें, मैं वेट करूँगा आपके आंसर्स का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप खुद करिएगा, ठीक है। बाकी बाद में मैं आंसर बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस तो आपके लिए भी होने चाहिए। नेक्स्ट है विच इज़ द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का कॉज क्या हो सकता है? प्रिंटिंग टू मच मनी, बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट कर दी जाए। तो आप कहोगे जी हाँ सर, ये तो सही लग रहा है, कोई बात नहीं, ये सही लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अदर ऑप्शन गलत हो, अदर ऑप्शंस को भी देखना है, ये तो सही लग रहा है। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, अगर कॉस्ट प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाए भाई, लागत बढ़ जाए, लागत बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ने को ही तो क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो सर तो सही तो ये भी है। वॉर और द अदर इवेंट्स कॉजिंग इंस्टेबिलिटी, अगर इकोनॉमी में क्या हो जाए, हमारी अर्थव्यवस्था हिल जाए भाई, इंस्टेबिलिटी आ जाए, जो कि 1929 की मंदी में हुआ था, राइट। तो आपको क्या लगता है? यहाँ पे आप कह सकते हैं लगभग में ऑल ऑफ द वर्ड मोस्ट सुटेबल आंसर तो है कि प्रिंटिंग ऑफ मनी, मोस्ट सुटेबल आंसर तो प्रिंटिंग ऑफ मनी के थ्रू भी जा सकते हैं, बट ऑल ऑफ द अबव इवेंट्स भी इंस्टेबिलिटी क्रॉस के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ता या घटता रहता है। तो यहाँ पे आप सबको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए लास्ट स्लाइड पे आते हैं। दो ही क्वेश्चन है और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं और इसी के साथ आपका वीडियो एंड होगा और आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, खुली बाजार की जो प्रक्रिया है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है आरबीआई के थ्रू। देखिए मैंने बता भी दिया, खुली बाजार की प्रक्रिया जो है, तो अब आरबीआई के थ्रू है तो सीधी बात किसका पॉलिसी होगा? मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बजट पॉलिसी, एक ही चीज़ है, और एलपीजी से कोई लेना देना ही नहीं हुआ, तो बात ही खत्म हो गई। लास्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है जरा सोच के बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? पीस मूवमेंट है, इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, या एनिमल राइट प्रोटेक्शन से है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करती है? इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, सोच के बताइए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या काम है, क्या काम है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। जी सोचिए और बताइए, हु दे आर, व्हाट दे डू। एमनेस्टी इंटरनेशनल देखिए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की का हिस्सा है, ये एनिमल से रिलेटेड नहीं है, ये ह्यूमन राइट का हिस्सा है। तो आज का वीडियो यहीं पे द एंड होता है। आई होप आपने आंसर सही किए होंगे, कई सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अब आपका जो अगला वीडियो होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा, आप समझ लीजिए, जिसमें मैं आपको डिमांड कल के लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाऊँगा और टाइप्स ऑफ डिमांड भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरुआत हो चुकी है, मैक्रो और शेयर बाजार फिनिश हो चुका है, और उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस ऐड करके हम इकोनॉमिक्स फिनिश करेंगे और स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। तो आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।